करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें अपन मेनली सर्किट वगैरह की बात करेंगे, पावर सर्किट, बल्ब, लास्ट में इंस्ट्रूमेंट्स भी आएंगे, है ना। सबसे पहले अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो करंट का मतलब कहीं भी, करंट मतलब फ्लो होता है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। कि अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन है, ये मान लो एक क्रॉस सेक्शन है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना, यहाँ से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, है ना। तो जो आई करंट डिफाइन किया जाता है, दिस इज डिफाइंड एज dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट, जहां अगर अपने को चार्ज का फंक्शन पता होगा तो मैं उससे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे करंट का फंक्शन मिल जाएगा या करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं किसी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dq इज इक्वल टू आई डी टी। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं 0 से t तक, तो ये 0 से q तक, तो ये q आ जाएगा। ये क्या आ गया, चार्ज फ्लोन इन टाइम t, चार्ज फ्लोन इन टाइम t, t टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा। अगर मुझे q का फंक्शन पता है तो उसको डिफरेंशिएट करके मैं करंट बता सकता हूँ। अगर मुझे करंट का फंक्शन पता है तो उसे dt के साथ, लिमिट के साथ इंटीग्रेट करके मैं ये बता सकता हूँ किसी इंटरवल में 0 से t तक किया तो t टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, t1 से t2 तक इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये पता चल जाएगा किसी इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा, है ना। दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। जैसे आप वेलोसिटी में सीखते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिमिलरली दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू, है ना। फिर वैसे ही एक टर्म आती है एवरेज करंट, क्या आती है, एवरेज करंट, है ना, ऐसा एवरेज करंट। एवरेज करंट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, किसी इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन उस इंटरवल का टाइम इंटरवल। तो डेल्टा क्यू कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन आई डी टी, t1 से t2 तक किसी भी इंटरवल के लिए, अपॉन डेल्टा टी, t2 माइनस t1। दिस इज एवरेज करंट फॉर एनी इंटरवल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज को कैसे निकाल सकते हैं, आई डी टी का इंटीग्रेशन t1 से t2 तक अपॉन t1 माइनस t2। कई बार आई डी टी सीधा नहीं दिया होता तो जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज द एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। करंट टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया आता है किसी भी इंटरवल में, वो भी क्या दिखाता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो या तो ग्राफ दिया हो तो एरिया निकाल के t2 माइनस t1 किया जा सकता है, या फिर फंक्शन दिया हो तो आई डी टी के साथ इंटीग्रेट करके अपन एवरेज करंट निकाल सकते हैं। तो दिस वाज इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट। इस टॉपिक के सवाल तभी आते हैं जब ये आई के फॉर्म में कुछ फंक्शन दिया हो, अदरवाइज अपने चैप्टर में मोस्टली जो आई होता है वो कांस्टेंट करंट की बात होती है ना। फिर एक छोटी सी बात है ऐसे ही कि बाय कन्वेंशनली ऐसा मानते हैं कि करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या मानते हैं, करंट कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर एक्चुअली में कहीं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो करंट उसके ऑपोजिट में मानेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मान लो मानूंगा, वायर में एक्चुअली किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ होगी, क्योंकि कन्वेंशनली जो है वो इसकी डायरेक्शन को कहाँ माना गया है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहे हैं
तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, राइट टू लेफ्ट। ये सब बात अपन जानते हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है। अब मैंने जो पीछे आपको बताया ना एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, मैं इस पे बेस्ड आपको एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप ही को बताना है सॉल्व करके, है ना, कि इफ करंट इज इक्वल टू रूट टी एम्पियर, मतलब करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, रूट टी, फाइंड एवरेज करंट, find average current in the interval t equal to 0 to t equal to 8 सेकेंड, 8 नहीं 4 कर लो। अगर मैं कहूं कि करंट जो है उसको रूट टी लिख सकता हूं, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 तक एवरेज करंट बताओ। चलो जल्दी बताइए, मैं तब तक सॉल्व कर रहा हूं। एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, 0 से 4, 0 से 4, ऊपर रूट टी का इंटीग्रेशन है 0 से 4 तक, नीचे तो 4 ही आ जाएगा। अब रूट टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब 2/3 इंटू टी रेज टू पावर 3/2, 0 से 4 तक अपॉन 4, तो ये बन जाएगा कितना, 1/6 बन गया, मतलब 4 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 6। 4 रेज टू पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 8/6, मतलब 4/3 एम्पियर। दिस इज द एवरेज करंट, है ना। तो ऐसे करके अपन एवरेज करंट बता सकते हैं। गुड, ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ गया था, बढ़िया, 4-5 लोगों ने आंसर बताया था, सबका आंसर सही था। जिनका नहीं है जल्दी से लिख लो भाई, आना चाहिए, है ना। सिंपल सी कहानी है, आई डी टी को इंटीग्रेट करेंगे और नीचे 0 से 4 तक डी टी को, तो वो तो टी ही आ जाएगा हमेशा। दिस इज द एवरेज करंट in this interval t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। 10 सेकेंड और दे रहा हूँ लिखने के लिए, फिर मैं अगली स्लाइड लगाऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर अपन आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन एसी का सवाल है ऐसे ही तो ये, लेकिन ठीक है अपन यही कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये दिया है, वेर कैपिटल टी इज कांस्टेंट, आई नॉट इज कांस्टेंट। ये करंट का फंक्शन है ना। आई नॉट एंड कैपिटल टी आर कॉन्स्टेंट्स। तो आपसे पूछा गया है फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t equal to 0 to t equal to capital T/2 हाफ साइकिल में, t इज द टाइम पीरियड, तो हाफ साइकिल में हमें एवरेज करंट बतानी है। जल्दी बताइए, देखो इधर, एवरेज करंट को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन T2 माइनस T1, ये तो T/2 हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन आई डी टी मतलब आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से T/2 तक, और नीचे तो T/2 ही है। आई नॉट तो बाहर आएगा भैया, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, सो इट इज माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी डिवाइडेड बाय टी का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट कितना है, 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो अपॉन 2 पाई बाई कैपिटल टी, और नीचे पूरे में डिवाइड हो रहा है T/2, है ना। और इसकी लिमिट 0 से T/2 तक, देखो देखो ये T/2 यहाँ कैंसिल हो गया,
है ना, ऊपर नीचे। तो अपने पास क्या बचा, इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई, है ना, माइनस भी चलो बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और अंदर बचा अपने पास कॉस की वैल्यू टी के रखो टी बाई टू, तो टी बाई टू रखोगे तो वो बनेगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई इज माइनस वन, कॉस जीरो इज वन, तो अंदर बन गया माइनस टू, बाहर एक माइनस है, टू आई नॉट अपॉन पाई, ये रहा आंसर, है ना। वैसे भी ये साइन थीटा की एवरेज वैल्यू आई है, हाफ साइकिल में साइन थीटा की एवरेज वैल्यू 2/पाई होती है ना, याद रखना है अपने को ये, है ना। वैसे तो कि हाईएस्ट साइनोसोडल एसी लिखा है मैंने, कि एसी का हाफ साइकिल एवरेज कितना होता है, 2I0/पाई। जल्दी से नोट कीजिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। चलिए, तो ये अपना इन जनरल डिस्कशन हो गया करंट के बारे में। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे जे वेक्टर लिखते हैं, करंट डेंसिटी वेक्टर। तो करंट डेंसिटी वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो करंट डेंसिटी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बेटा डी आई अपॉन डी ए, करंट पर यूनिट एरिया, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट एक ही बात रह जाती है, जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में करंट होती है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां से अगर आपको करंट डेंसिटी वेक्टर पता है तो आप करंट कैसे लिखोगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे इंटू डी ए इंटू जे, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, ये जो एरिया मैंने लिया है, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट, ये वो एरिया है जो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये एरिया कौन सा वाला है बेटा, ये वाला डी ए। कल को मैं अगर ये एरिया ले लूं ना, ऐसा वाला एरिया, इससे पूछूं तो मुझे इससे निकालने के लिए ना इसका कंपोनेंट लेना होगा। कैसा कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर। अगर मान लो मेरा कल को एरिया वेक्टर A2 ऐसा हो गया, तो ये A2 अपने काम का नहीं है, अपने काम का क्या है, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये एरिया परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको, आप याद हो आपको फ्लक्स वाला थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ये डी ए कॉस थीटा क्या है, डी ए कॉस थीटा इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के या करंट के परपेंडिकुलर। तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा मिलता है कि A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, है ना, जे डॉट डी ए। और अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो तो इसको जे डॉट ए भी लिख सकते हैं, है ना। फॉर कांस्टेंट करंट डेंसिटी इट कैन बी रिटन एज जे डॉट ए। कई बुक्स में या कई जगहों पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, क्योंकि जब अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे तो उसको ई डॉट डी ए लिखते थे। यहाँ पे अगर मैं जे डॉट डी ए कर रहा हूँ तो मैं इसको स्टेटमेंट वैसे भी कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, जे डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, है ना। डी ए कॉस थीटा क्यों किया, क्योंकि ये एरिया कौन सा होता है, परपेंडिकुलर एरिया, फ्लो के परपेंडिकुलर। तो अगर कल को एरिया ऐसा दिया हुआ है तो मुझे इसका ये कंपोनेंट मेरे काम आने वाला है, इसलिए मैंने उसका डी ए कॉस थीटा लिया। तो ये इन जनरल करंट डेंसिटी की टर्म है। वेक्टर फॉर्म में वगैरह काम तभी आएंगे जब कभी आपको मान लो किसी क्वेश्चन में जे वेक्टर दे दिया हो और एरिया वेक्टर दे दिया हो और आपसे पूछा गया बताओ करंट बताओ, तो जे डॉट ए कर देना, है ना। जे डॉट डी ए का इंटीग्रेशन तो जनरली काम नहीं आता, जे डॉट ए वाला क्वेश्चन कभी आ सकता है कि आपसे करंट डेंसिटी वेक्टर दे दे और आपसे कहे कि भाई इस एरिया वेक्टर से बताओ कितनी करंट फ्लो हो रही है,
तो आप जे डॉट ए करके आंसर बता सकते हो। अदरवाइज इन जनरल जो काम आता है वो काम आता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी या जे डॉट जे इंटू डी ए। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, इंटीग्रेशन पे बेस्ड। एक वायर है, ऐसा सिलेंड्रिकल वायर है ना, ये इसकी एक्सिस है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, इसके क्रॉस सेक्शन से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, वायर की रेडियस कैपिटल आर है। करंट डेंसिटी का फंक्शन दिया हुआ है J इज इक्वल टू जे नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर। दिस इज द फंक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस ये एक्सिस है, तो यहां से किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे अपने को करंट डेंसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, और वो फंक्शन है J इज इक्वल टू जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो आपसे पूछा गया है फाइंड टोटल करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। फाइंड टोटल करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, कि वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से करंट बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, मैं ही बता रहा हूँ, बस इंटीग्रेशन की बेसिक से अप्रोच यूज करनी सिखानी है। मैंने आपको इंटीग्रेशन के बहुत सारे तरीके सिखा दिए, मतलब एलिमेंट मान के सॉल्व करना, जब मैं आपको गॉस लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था, है ना। तो अपन इसको सिंपली समझेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि हर आर डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, एक हॉलो सिलेंडर टाइप का एलिमेंट मानेंगे, आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर का एलिमेंट मानेंगे, ये अपना एलिमेंट है। इससे करंट लिखेंगे। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है आर, और इसकी थिकनेस कितनी है डी आर। तो आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक करंट एलिमेंट है ना। मैं आपसे पूछूंगी बताओ इस करंट एलिमेंट से कितनी करंट फ्लो होगी, तो डी आई इज द करंट थ्रू दिस करंट एलिमेंट, ठीक है। और इसका एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रिप है, तो 2 पाई आर डी आर। तो बेटा जब आप डी ए लिखोगे तो डी ए विल बी जे इंटू डी ए। जे कितना है, जे नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू डी ए। डी ए लिखना मैंने सिखाया था, आर डिस्टेंस पे अगर मैंने डी आर की पतली सी स्ट्रिप मानी है तो इट इज 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना। ये जो पतली सी रिंग बनी है, एक्चुअली ये रिंग क्या है, तो एक मैंने एलिमेंट हॉलो स्फीयर सॉरी हॉलो सिलेंडर माना है, आर रेडियस और डी आर थिकनेस का। उस हॉलो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है ये, जो मैंने आपको रेड कलर से दिखाया है। जो पूरा सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन एक डिस्क बनेगा, और वो जो हॉलो सिलेंडर माना है उसका क्रॉस सेक्शन ये पतली सी रिंग बनेगी। ये सब बातें हो चुकी हैं बहुत डिटेल में। तो ये डी है, तो यहाँ से आई कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट तो है 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट इज कांस्टेंट। तो बचा क्या, आर डी आर माइनस आर डी आर इंटू दिस, तो आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी आर। ये बचा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेट कर ले 2 पाई जे नॉट, ये बचेगा बेटा आर, लिमिट कहाँ से, जीरो से कैपिटल आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा आर क्यूब बाई 3, मतलब एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 3, 1 by 2 minus 1 by 3 is 1 by 6, so it is pi r square j naught, 6 का एक टर्म कैंसिल होगा 3, this is the correct pi r square j naught by 3। I don't think इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के या अनम्यूट करके बता सकते। फिर आगे चलेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है ना, सिंपल सा सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है
वो एक सर्कल में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, सर्कल की रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, एंड इलेक्ट्रॉन is moving in a circle of radius r with constant speed v. v की constant speed से घूम रहा है. Find current due to motion of electron. ये बात तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? क्लॉकवाइज. करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? क्लॉकवाइज. अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज आएगी. ठीक है, आप तो वैल्यू बताइए. सिंपल है भाई. करंट इस तरफ होगी, है ना, और क्या होगी? करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम. तो भाई ई चार्ज जो है वो एक प्लेस पे टी टाइम के बाद है. अगर मैं इस प्लेस की बात करूं तो यहां से ये चार्ज अभी क्रॉस हुआ, दोबारा कब क्रॉस होगा? कैपिटल टी टाइम के बाद, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद. तो मैं कहूं कि किसी भी पॉइंट से चार्ज कितना पास हो रहा है, तो ई चार्ज पास हो रहा है टी टाइम में, है ना. तो ई बाई टी लिख सकते हो, या चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, एक ही बात है. चार्ज अपॉन टाइम. भाई ई चार्ज पास हो रहा है टी टाइम में, या फिर इसको v की टर्म में लिखना है तो टाइम पीरियड क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v. तो 1/t को क्या लिखोगे? ev अपॉन 2 पाई r. ये लिखना आना चाहिए. अगर अपने को ऐसे सर्कल में घूमते हुए चार्ज की वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी कुछ दे रखी है तो अपन को चार्ज लिखना आना चाहिए. ev अपॉन 2 पाई r. बहुत सारे लोगों ने सही लिख दिया था. ठीक है, ध्यान रहे कि एक किसी भी पॉइंट से टी टाइम में ई चार्ज पास हो रहा है तो मैं करंट को लिख सकता हूँ ई बाई टी, या ई इंटू एफ, या ई वी अपॉन 2 पाई r. वी बाई आर को मैं कल को ओमेगा भी लिख सकता हूँ. ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर. तो ये ई ओमेगा अपॉन 2 पाई भी हो सकता है. एक ही बात है. ठीक है, जल्दी लिखिए, 10 सेकेंड दे रहा हूँ. अपन अगला पार्ट इसमें सीखेंगे अभी, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स. कितना टाइम है? 20 मिनट. डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स. इनके बारे में बता के मैं इनकी प्रॉपर्टीज भी बेसिक बेसिक से बताऊंगा करंट के एस्पेक्ट में. पहला होता है बेटा कंडक्टर. कंडक्टर में क्या होता है? दे हैव a large number of free electrons. free electrons. इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो पूरे कंडक्टर में कहीं भी जा सकते हैं. अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड ना भी लगाएं तो भी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल मोशन हो रही होती है. In the absence of electric field, in the absence of external electric field, अगर मैं बाहर से कोई फील्ड नहीं लगा रहा हूं, these electrons are in thermal motion.
कैसे मोशन में होते हैं? थर्मल मोशन मतलब टेम्परेचर के कारण मोशन में होते हैं, और उसकी जो स्पीड होती है वो लगभग लगभग उसका ऑर्डर 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड का, बहुत ही तेज स्पीड से उनकी थर्मल मोशन हो रही होती है। बट देयर इज नो इफेक्टिव करंट, but there is no इफेक्टिव करंट। लेकिन कोई इफेक्टिव करंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेटा अगर कोई क्रॉस सेक्शन है ना, अगर ये कंडक्टर है तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन अपोजिट में क्रॉस कर रहे होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो जो नेट वेलोसिटी आती है ना, एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल मोशन, वो जीरो आती है। क्यों? क्योंकि u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर एंड सो ऑन, बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका एवरेज लेंगे तो क्या आएगा? जीरो। थर्मल मोशन के कारण कोई इफेक्टिव करंट नहीं होती है, क्योंकि एवरेज जो थर्मल स्पीड होती है वो क्या आ जाती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो क्या आती है? जीरो। क्योंकि u1 u2 u3 सब रैंडम वेक्टर्स हैं, तो इनफाइनाइट रैंडम वेक्टर्स का सम या लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेक्टर्स का सम क्या होता है? जीरो। तो एवरेज करंट ड्यू टू थर्मल मोशन इज जीरो। इनके कारण कोई करंट नहीं आ रही होती है, कंडक्टर में कोई करंट नहीं होती। यही जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे गिव हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक, मैं प्रॉपर्टीज लिख दूंगा, फिर एक साथ आपको लिखने का टाइम। कंडक्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका इफेक्ट आगे सीखेंगे भी अपन इसी चैप्टर में, कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टिविटी कम होती है। किसके लिए? कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि कंडक्टर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? कोलिजन्स बढ़ते हैं। तो आगे मैं टर्म बताऊंगा रिलैक्सेशन टाइम, वो टाइम कम हो जाता है तो कंडक्टिविटी कम होती है। तो कंडक्टर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंडक्टर्स का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी कम होती है ना। सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल विच इज इंपॉर्टेंट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, है ना। दे हैव negligible number of charge carriers. They have negligible number of charge carriers. इनमें चार्ज कैरियर्स का नंबर नेग्लिजिबल होता है, ये कंडक्ट नहीं करते हैं टेम्परेचर के साथ। वैसे तो इसका वेरिएशन स्टडी नहीं किया जाता है, कभी पूछा तो काम आता है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, बट ये बहुत ही कम चेंज होता है, स्लाइटली। क्यों बढ़ती है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मतलब उनके बॉन्ड टूट के वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी कंडक्टिविटी स्लाइटली बढ़ती है। बट इसको कहीं ऐसा ऐसा पूछते नहीं है ना, ऐसा ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज नहीं है, इसलिए इंसुलेटर्स को डिस्कस नहीं करते, है ना। एंड नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स। ये अपना अलग से चैप्टर है जो अपन बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। इसका एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? कंडक्टिविटी greatly depends on टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी। इनकी कंडक्टिविटी काफी डिपेंड करती है टेम्परेचर और इम्प्योरिटी पे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, सिग्निफिकेंटली बढ़ती है,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं अपने एग्जाम्स में भी। कि एक सिलिकॉन का कोई सैंपल था, उससे करंट फ्लो करवा रहे थे, उसको ठंडा कर दिया, तो उसको ठंडा करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, उसको गर्म करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ साथ होल्स भी होते हैं। इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब अपन पहुंचेंगे वहां आराम से अपने चैप्टर में, तो अपन इस पूरी की पूरी टॉपिक को वहां डिस्कस करेंगे। अभी के हिसाब से इतना काम है अपना, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। और एक लास्ट है, दैट इज सुपर कंडक्टर। It behaves as conductor above a particular temperature। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, एंड बिलो दैट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। उस टेम्परेचर के बिलो इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, और वो जो टेम्परेचर होता है दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ होता है ना, रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद तो इसका बिहेवियर ऑलमोस्ट ऐसा होता है, जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव होता है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है। इट इज द वेरिएशन विथ टेम्परेचर। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अपना ये चैप्टर क्या है, दिस चैप्टर इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। तो अभी अपन सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इन सब की बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर्स। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं। आगे अपना टॉपिक क्या है, तो अपना ये जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। इसी की बात करते हैं इसमें, थ्रू कंडक्टर्स। तो हमें कंडक्टर का बिहेवियर स्टडी करना है कि जब एक्सटर्नल फील्ड हो या ना हो। तो भाई एक तो चीज हम जानते हैं कि जब तक हम बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और बैटरी क्या देता है एक्चुअली, वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आता है। तो कहते हैं कि in the absence of external electric field और बैटरी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी के एब्सेंस में, there is no net current in conductors। कंडक्टर्स में कोई नेट करंट नहीं होती है। there is thermal motion of electron, there is thermal motion of electron, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। एक चीज और याद रखना, एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती है, क्योंकि एवरेज स्पीड में सब सारी वेलोसिटीज का मॉड निकालेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है ड्यू टू थर्मल मोशन। देयर इज थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थर्मल मोशन के कारण एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, जीरो। ये बात अपन पहले ही सीख चुके हैं। फिर दो टर्म्स आती है बेटा, एक टर्म आता है ना रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन। तो क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वेक्टर में, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो इनकी रैंडम मोशन होती है। तो रैंडम मोशन के कारण इनका रैंडम कोलिजन भी होता है आपस में भी और
कंडक्टर्स के न्यूक्लियस वगैरह के साथ। तो एक टक्कर से दो टक्कर के बीच का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है कि ड्यू टू थर्मल मोशन या इन जनरल भी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आर collisions of these electrons with the other electron and with the nucleus also. तो कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द टाइम गैप between two consecutive collisions ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम गैप होता है इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मेटल्स के लिए इसका जो ऑर्डर होता है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 10⁻⁻14 सेकेंड का होता है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोचो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टक्कर ज्यादा होगी। टक्कर पहले से भाई रेंडमनेस बढ़ती है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टक्कर पहले से ज्यादा होगी, और टक्कर ज्यादा होने का मतलब दो टक्कर के बीच का रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। ये पॉइंट काम का है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, क्योंकि इसी पॉइंट को जब मैं यूज करूंगा तो आगे जब मैं रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो उसमें मैं इसी चीज को यूज करके ये प्रूव करूंगा कि कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी कम होती है ना। क्यों कम होती है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। भाई टक्कर ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गए तो दो टक्कर के बीच का इंटरवल जो है वो पहले से कम हो गया। ठीक है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। और एक टर्म आती है मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ कहते हैं उसको, मीन फ्री पाथ कहते हैं। चलिए मीन फ्री पाथ, इसको लैम्डा से लिखते हैं। ये क्या होता है? दिस इज द एवरेज डिस्टेंस traveled by electron between two consecutive collisions। दो consecutive collisions के बीच जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको अपन कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो ये को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? मीन फ्री पाथ है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने अपॉन टोटल कितने टक्कर हुए उसके, तो इनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है फॉर मेटल्स ये लगभग लगभग 10 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है ना। मीन फ्री पाथ, ये डेटा बस ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैंने रेड कलर से मार्क कर दी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम कम होता है मेटल्स के लिए। मेटल्स क्या हर जगह ही कम होता है, दूसरी जगह बाकी जगह सेमी कंडक्टर्स में दूसरे फैक्टर डोमिनेट कर जाते हैं, बट इसमें यही फैक्टर होता है कंडक्टर्स में कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलेक्शन टाइम कम हो जाता है, जिस कारण कंडक्टिविटी पहले से कम हो जाती है। ठीक, इसको एक बार नोट कीजिए फटाफट। आई थिंक अपना लेक्चर आज यही फिनिश होता है।